आज़ादी के बाद क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण का कौन सा कार्य पटेल नहीं कर पाए? तो आपको क्या लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सरकारों को बदलते रहना चाहिए या किसी एक दल की सरकार का बहुत लंबे समय तक बना रहना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा है? जीन एडिटिंग से आप क्या समझते हैं? दुनिया में युद्ध के सिर्फ दो कारण हैं, धर्म और ध्वज। इसका मतलब समझाएंगे आप? आपको नहीं लगता कि जैसे देश का नाम बदलने की बात चल रही है, शहरों के नाम बदल रहे हैं, आपका नाम भी बदल देते हैं? क्या राय है इस मामले में आपकी? मे आई कम इन सर? यस यस यस। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। सो मिस्टर प्रिंस बाबू मिश्रा, यू हैव a lovely name and this is your first attempt? हाँ सर, ये मेरा 5वां प्रयास है। 5वां attempt है। And your medium for the interview is English? हिंदी है सर। Hindi? जी सर। And medium for the mains? इंग्लिश है सर। English. Okay. So why did you do so? सर, मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई है वो हिंदी में हुई है, तो मैं हिंदी माध्यम से अपनी भाषा को, अपनी बातों को आसानी से दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाता हूँ सर, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और लिखने में आसानी इंग्लिश में होती है? हाँ सर, लिखने में इंग्लिश में आसानी होती है क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश मीडियम से रहा है। ओके, व्हाट ए कॉम्बिनेशन, ग्रेट। सो प्रिंस, बिफोर वी स्टार्ट, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड? सर, मेरा नाम प्रिंस बाबू मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद का रहने वाला हूँ, जो कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने जनपद और अपने गांव से ही प्राप्त की है। मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया है और मेरी कुछ रुचियां हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में अपनी फैमिली की मदद करना, सोशल इश्यूज़ पे शॉर्ट फिल्म देखना, और सर मैं अपने आप को एक पॉजिटिव आउटलुकिंग पर्सन मानता हूँ। चलिए प्रिंस, मैं बाकी सवाल तो बाद में पूछूंगा, पहले ही बात बताइए। हमने लगभग 100 इंटरव्यू लिए और उन 100 इंटरव्यूज़ में से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे पास है, उनमें से करीब 30 की रुचि है अपने माता पिता की एग्रीकल्चरल कार्य में सहायता करना, और लगभग 30 की ही रुचि है सामाजिक मुद्दों पर शॉर्ट फिल्म देखना। आपकी भी है। ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? सर, इसके पीछे एक वजह ये भी है कि बहुत सारी अभी हमारी जो पॉपुलेशन है 48% वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में है। तो अब अगर अप्रॉक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में है तो उनके बच्चे भी सर एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करेंगे। अगर ऐसी सर्विस में वो एप्लीकेशन डालते हैं तो सर ये एक तरीके से संयोग नहीं, ऐसा देश का मतलब फैक्ट है सर। लेकिन वो ये नहीं लिखते कि एग्रीकल्चर करना, वो लिखते हैं एग्रीकल्चरल कार्यों में माता पिता की सहायता करना। वो भी सेम लिखते हैं सारे बच्चे। सर, इसके बारे में सर मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है सर ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की इस वजह से ऐसा। और सोशल इश्यूज पे फिल्म देखना, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसको सर यूपीएससी की जब हम प्रिपरेशन में आते हैं तो हम सामाजिक मुद्दों से ज़्यादा जुड़ना स्टार्ट करते हैं और अपने आप को वैसी सेंसिटिविटी फिर डेवलप होना स्टार्ट होती है। और टाइम कम होता है इसलिए शॉर्ट फिल्म देख पाते हैं, बड़ी और फिल्म टाइम भी सर कम होता है तो हम चलते चलते भी देख सकते हैं। ज़बरदस्त व्याख्या करते हैं आप, लेकिन बहुत सुंदर। तो प्रिंस, ये बताइए, आपका वैकल्पिक विषय पॉलिटिकल साइंस है ना? तो और आपका नाम प्रिंस है, बाबू भी है। बाबू जगजीवन राम की भूमिका क्या थी भारतीय राजनीति में? माफ़ कीजिएगा सर, मुझे देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हमारे देश की राजनीति में एक और बाबूजी हुए जिनको हम अक्सर बाबूजी के नाम से ही जानते हैं, वो कौन है? सर अभी मैं याद नहीं कर देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो एक काम करते हैं, जल्दी से मुझे देश के सारे राष्ट्रपतियों का क्रम से नाम बता दीजिए और कब से कब तक थे। सर पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कब तक रहे मतलब राजेंद्र प्रसाद जी? लगभग 51 से सर 56 तक राजेंद्र प्रसाद जी रहे होंगे, फिर 56 से 61 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इसके कोई बात नहीं, अब दबाव में आ गए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे अच्छा चिंतक कौन लगता है आपको? सर मुझे जो हन्ना आरेंट है वो सर मुझे सबसे अच्छी थिंकर लगती हैं, क्योंकि उन्होंने जो पावर के कॉन्सेप्ट की व्याख्या की है। हन्ना आरेंट का संबंध नियो मार्क्सिज्म से है? हन्ना आरेंट सर अपने आप को सिविक रिपब्लिकनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हैं।
और सर उन्होंने ज़्यादातर लोगों को ही सेंटर में रख के अपनी चीज़ों को लिखा है। चलिए मेरा आसान सा सवाल, नियो मार्क्सिज्म क्या है और एक क्लासिकल मार्क्सिज्म से कैसे अलग है? सर जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है वो उसकी फाउंडेशन मार्क्स ने दिया है और उसमें वो मानते हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वही बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी चाहे पॉलिटिक्स है, सिविल सोसाइटी है, सब कुछ उसका रिफ्लेक्शन है। लेकिन सर जो नियो मार्क्सिस्ट हैं वो इससे ऊपर हट के व्याख्या करते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो प्राइमरी है ही है, लेकिन जो और स्ट्रक्चर है, सिविल सोसाइटी है, ये भी शेप करती है हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे लोगों के विचार को। नियो मार्क्सिज्म में सबसे महान अगर 3 चिंतक ढूंढने हैं तो कौन कौन है आपकी राय में? नियो मार्क्सिज्म में सर सबसे पहले ग्रामसी, जिन्होंने आइडियोलॉजी को पहले इम्पोर्टेंस दी। इसके अलावा मार्क्स हरखाइमर एक हैं, और इसके अलावा सर एक और हैं, हम याद नहीं करते। मैं 2-3 बुक्स का नाम बोलूँगा, आपको बताना है कौन सी बुक किसकी है। रिपब्लिक, रिपब्लिक सर ये अरिस्टोटल की है शायद। ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी सर ये J.S. मिल। जस्टिस एज फेयरनेस, सर जॉन रॉयल। ए थियरी ऑफ जस्टिस, सर माफ़ कीजिएगा सर, ये बुक जॉन रॉयल की है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो दोनों उन्हीं के। द प्रिंस, सर ये मैकियावेली। ठीक है सर, आप पूछें। थैंक यू। प्रिंस, आज़ादी के बाद क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण का कौन सा कार्य पटेल नहीं कर पाए, छोड़ गए, जिसे बाद के नेताओं ने पूरा किया? सर इसमें पूरी तरीके से देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन हमारे साथ नहीं हुआ, और इसके बाद सर जो पौंडीचेरी था उसको भी बाद में हमने सम्मिलित किया है इंडिया यूनियन में। सर ये अभी कुछ ध्यान आ रहा है मुझे। गोवा? हाँ सर गोवा भी, थैंक यू सर। सिक्किम? जी सिक्किम को भी सर बाद में इंटीग्रेट किया गया है 1960 में। इन्हें भारत में इंटीग्रेट करने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? एक तो सर वहाँ के लोगों की भी विश थी कि इंडिया में वो सम्मिलित हों। दूसरा सर जो इंडियन गवर्नमेंट है सर, उसने प्रयास किया कि अगर वो चाहते हैं तो हम आपको हमने चहलकदमी दिखाई कि वो शामिल हो सकें। शिमला समझौता का कौन सा प्रावधान आज भी प्रासंगिक है? सर शिमला समझौता का एक प्रोविज़न ये कि हम अपने यहाँ सर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरी राइट्स प्रोवाइड करेंगे, और सर पाकिस्तान में भी ये चीज़ रेसिप्रोकल बेसिस पे की जाएगी। तो ये सर मैं समझता हूँ कि आज भी काफ़ी रेलेवेंट है। क्या पाकिस्तान इसका सम्मान करता है अपने क्षेत्र में? सर पाकिस्तान में सर कॉन्टीन्यूअस जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जनसंख्या एक तो कम होती जा रही है, और इसका वायलेशन भी, ह्यूमन राइट के वायलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। शिमला समझौता कब साइन किया गया था? सर ये 1970s में हुआ था सर, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। थैंक यू सर। ठीक है, तब क्या आबादी थी पाकिस्तान में भारतीयों की या हिंदुओं की? आपने कहा कम होती जा रही है, तो आपके पास कोई आंकड़ा है इस बारे में? सर एग्जैक्ट डेटा मेरे पास सर नहीं है, तो उसके लिए सर माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग लिया है कि हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या क्यों घट रही है? सर भारत ने समय समय पे यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर के आवाज़ उठाई है, और जब हमारे कभी बायलैटरल टॉक भी अगर कभी हुए हैं तब भी इस मुद्दे पे इंडिया हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। कौन है अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? सर वहाँ पे सर केयर टेकर गवर्नमेंट अभी चल रही है, लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर का एग्जैक्ट नाम सर नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। आपको पॉलिटिकल साइंस से आसपास के घटनाओं पर ध्यान तो रखते होंगे? हाँ ठीक है। श्रीलंका में अभी राष्ट्राध्यक्ष कौन है? सर श्री रानिल विक्रमसिंघे जी हैं। पूरे दुनिया में सबसे पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष कौन थी? माफ़ी चाहूँगा सर। अच्छा ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या दुनिया में ऐसा भी कोई किसी देश का संसद है, मतलब केंद्रीय विधायिका है, जहाँ महिला प्रतिनिधियों की सदस्यता 50% से भी ज़्यादा है, आधी से भी ज़्यादा है? सर ऐसा अफ्रीका की एक केन्या कंट्री है, वहाँ पे सर महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो 50% से भी ज़्यादा है। कितनी है? सर 50% से सर ज़्यादा है, लेकिन सर मैं एग्जैक्ट डेटा कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। प्रिंस, ये बताइए कि एक्टन ने कहा था
कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। आपने ये स्टेटमेंट सुना है, समझ पा रहे हैं? जी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? मैम, जब एब्सोल्यूट पावर किसी को दे दिया जाता है और उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म नहीं होता है, तो वो फिर अपने पावर का बुरी तरीके से एक्सरसाइज करना सर मैम शुरुआत कर सकता है। क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है तो उस पर हम एक तरीके से ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये अपने आप अच्छा करेगा, और जब पावर मिल जाती है तो उस वक्त मैम उसके पास डिस्क्रिशन होता है। तो अगर वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म नहीं है और ख़ुद बहुत एथिकल नहीं है तो मैम इसका बुरा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करें डेमोक्रेसी की, तो आपको क्या लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सरकारों को बदलते रहना चाहिए या किसी एक दल की सरकार का बहुत लंबे समय तक बना रहना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा है? मैम, इसमें इसके दोनों साइड हैं। अगर एक गवर्नमेंट ज़्यादा समय तक रहती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मैम नुकसान भी ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट हमेशा अगर शासन में रहेगी तो फिर वो अपने मोनोपोलिस्टिक नेचर से हो सकता है कि इसका नुकसान करना, इसका मिस यूटिलाइजेशन करना भी कर दें। यानी कि वहाँ पर एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली जैसा कुछ हो सकता है। हाँ मैम, ऐसा होने की संभावना होती है, तो इसलिए मैम मैं सपोर्ट करता हूँ कि अगर सर्कुलेट होती रहे पावर तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रिंस, आपके नाम की एक रचना भी है राजनीति विज्ञान में, द प्रिंस, किसकी रचना है? मैम, ये मैकियावेली की रचना है। ठीक है, मैकियावेली ने शासक के जो गुण बताए थे उनमें से कौन कौन से गुण आप अपने अंदर देखते हैं? मैम, जो मैकियावेली हैं उनकी जो दूसरी बुक है दी डिस्कोर्स, उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो पीपल के इंटरेस्ट होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। तो मैम, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि जो लोगों के इंटरेस्ट हैं वो मेरे लिए हमेशा प्राइमरी होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है तो उसको हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो ये भी मैं मानता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट जो है उस पर हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, राजनीति विज्ञान में जब हम फेमिनिज्म पढ़ते हैं तो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। किसका स्टेटमेंट है ये और इसके क्या निहितार्थ हैं? मैम, ये जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सुमन डी वेबर का स्टेटमेंट है। इसमें मैम ये कहा जाता है कि जब कोई महिला पैदा होती है तो उसमें कोई भी जेंडर बायस ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब ओवर द टाइम वो समाज में बढ़ती है तो बहुत सारे सोशल कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं कि उसको सुंदर दिखना चाहिए, उसको अर्ली एज में शादी कर लेना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो जो फीमेल के जो ट्रेट्स ऐसे होते हैं उनको धीरे धीरे अपने अंदर ग्रहण करती जाती हैं। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि कौटिल्य ने अपनी जो पुस्तक राजनीति पर लिखी, राजनीति विज्ञान पर लिखी, उसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा? मैम, एंशिएंट समय में जो अर्थ भूमि होती थी वही प्रजा के वेलफेयर का बहुत बड़ा स्रोत होती थी, तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। इसका मतलब ये है कि किंग जो हो उसको ये आना चाहिए कि कैसे हम और भूमि को ले सकते हैं और कैसे हम अपने प्रजा का वेलफेयर बढ़ा सकते हैं। कोश मूलोदंडा का क्या अर्थ होता है और ये किस विभाग की टैगलाइन है? मैम, माफी चाहूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। प्रिंस, आपने ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट लीड किया है, आपने मेंशन किया है, क्या होती है ग्रीन बिल्डिंग? मैम, जो ग्रीन बिल्डिंग होती है ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बिल्डिंग होती है। इसके वजह से इन्वायरमेंट पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता है या बहुत मिनिमम निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और जो इसमें रहते हैं उनके ऊपर इन्वायरमेंट के जो निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो कम से कम होता है। अच्छा, ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं इन बिल्डिंग्स में जिनकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं? मैम, इसमें प्लानिंग से जैसे जो साइट बिल्डिंग की ओरिएंटेशन इस तरीके से रखी जाती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट सन का यूज कर पाएँ। इसके अलावा ये एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होती है। हम कम एनर्जी जो LEDs होती हैं हम उनका यूज करते हैं। वाटर एफिशिएंट बिल्डिंग होती है, जो ग्रे वाटर यहाँ से निकलता है तो हम उसको रिसाइकिल करके चाहे फ्लश में यूज कर लेते हैं या मैम गार्डनिंग में इसको यूज कर लेते हैं। और जब बिल्डिंग बनती है तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ज़्यादातर हम उनको यूज करके इस बिल्डिंग को बनाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा नेशनल सिस्टम भी है इंडिया का जहाँ पे हम ग्रीन बिल्डिंग्स को बताते हैं कि ये कितना ग्रीन है कितना नहीं है? मैम, इंडिया में 2 संस्थान ऐसे हैं। एक इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है और इसके अलावा दूसरा है मैम गृहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रल हैबिटेट असेसमेंट।
तो ये 2 एजेंसीज हैं जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। कोई फेमस बिल्डिंग बता सकते हैं इंडिया में जो ग्रीन बिल्डिंग के दायरे में आती है? मैम अभी जो रिसेंट में हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है वो प्लेटिनम रेटिंग गृहा से उसको मिली है। अच्छा, और इसके अलावा कोई एयरपोर्ट? मैम जो अभी कोचीन एयरपोर्ट है जो केरल में बना हुआ है, तो वो भी पूरी तरीके से ग्रीन बिल्डिंग है। पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग है। चलिए, ये बताइए, आप यूपी से आते हैं। यूपी में ट्रिपल टेस्ट बहुत न्यूज़ में रहा अभी कुछ टाइम पहले, क्या था कारण? अभी जब हमारे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में ये नोटिफाई किया गया कि जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मैंडेटरी नहीं करके रखी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। हाई कोर्ट ने पहले इस चीज़ को कहा कि आप पहले एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करिए और ट्रिपल टेस्ट पे इसको आप वेरीफाई करिए कि आप डेटा कलेक्ट करिए और ये दिखाइए कि वो एक्चुअली में बैकवर्ड हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है कि नहीं है। तो उससे ये मैम ट्रिपल टेस्ट उसी से रिलेटेड है। उसी से रिलेटेड है। चलिए, वेरी गुड। जीन एडिटिंग से आप क्या समझते हैं? मैम जीन एडिटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम इसमें चाहे एनिमल हो या मैन हो या पौधे हो, तो उनके जीन को हम एडिट कर सकते हैं। काट के वहाँ पे दूसरी जीन को लगाया जा सकता है या उसी की जीन में मैम कुछ काट के उसी में मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें क्रिस्पर Cas9 और ऐसे कई टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजी क्रिस्पर Cas9 का आपने लिया, रिसेंटली कुछ एथिकल इश्यूज सामने आ रहे हैं क्रिस्पर Cas9 के यूज़ में, क्या हैं वो? मैम जैसे इसका यूज करके अभी एक ऐसे चाइल्ड को बनाया गया था चाइना में कि वो HIV रेजिस्टेंट है, उसमें HIV वायरस नहीं हो सकते हैं। और मैम इसमें और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि एक ही पर्सन के अंदर हम कई सारे ट्रेड्स अलग अलग से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसका यूज करके। तो मैम आगे चल के वो जो मानव समाज है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि फिर इसमें मैम बहुत सारे एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कहना चाहते हैं। इसके कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ ऐसी फील्ड होंगे जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर करके बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं समाज को? जी मैम, जैसे जो अभी कैंसर होता है तो उसकी जो सेल्स होती हैं उसको हम काट के ऐसा कर सकते हैं। इवन जो ट्रेडिशनल वाइल्ड लाइफ या ऐसी वैरायटीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो अगर उनका हम कहीं से कुछ जीन पुराना रिकवर कर पाएँ तो फिर उससे हम अभी बना सकते हैं। अच्छा, जो एक्सटेंट हो गया वो दोबारा उसको आप लेके आ सकते हैं जीन एडिटिंग से? अगर उसकी जैसे अभी एक न्यूज आई थी कि जो आर्कटिक वॉल्व थी तो उसका एक रेप्लिकेट ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लोन बेसिकली वो बनाया गया है। क्लोनिंग एथिकल है इंडिया में? कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं मैम? लीगल है? इसमें मैम मैं इतना अभी नॉलेज नहीं है तो बता नहीं पाऊंगा। चल, थैंक यू। प्रिंस, एक कथन है कि दुनिया में युद्ध के सिर्फ 2 कारण हैं, धर्म और ध्वज। इसका मतलब समझाएंगे आप? सर इसमें धर्म इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे धर्म जो हैं उनकी ये रही है कि वो अपने आप को एक्सपैंड करते रहे हैं, तो वो फिर कन्वर्ट करने के लिए और बहुत सारे वायलेंस या युद्ध का यूज करते हैं। और ध्वज का मतलब सर कि नेशनलिज्म, जो नेशनल इंटरेस्ट हमारा होता है या हमें अपनी टेरिटरी बढ़ानी है या, तो इस वजह से अक्सर वार होते रहते हैं। तो सर इससे मैं बहुत हद तक मैं सहमत भी हूँ, लेकिन सर जो वार है उसके पीछे और भी रीज़न्स हो सकते हैं। कोई 3 रीज़न बताइए। जैसे सर इसमें अभी जो इज़राइल और हमास का वार चल रहा है वो भी सर एक देखा जाए तो एक देश बनाने के लिए है। और हाँ सर अभी मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करता। चलिए, कोई बात नहीं। 2 अवधारणाएं हैं, एक साम्यवाद और एक समाजवाद। दोनों में अंतर क्या है? सर जो समाजवाद है उसका सर बेसिक पर्पज़ ये है कि हमें सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ को स्थापित करना है। और जो सर साम्यवाद है उसमें हम वायलेंट मीन का यूज करके हम इस सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी को अचीव करना चाहते हैं। और मार्क्स की थ्योरी को देखें तो सर जो साम्यवाद है ये माना गया ये आखिरी स्टेज है उनकी थ्योरी के हिसाब से। यहाँ पे हम वायलेंस रेवोल्यूशन के बाद एक समाज बनेगा जहाँ सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी। ठीक है। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने संसद भवन में एक बात कही कि नेहरू जी अगर इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को UN चार्टर आर्टिकल 35 में ना ले जाकर 51 में लेकर जाते
तो ये इतना लंबा मुद्दा खिंचता ही नहीं। तो बताएंगे आर्टिकल 35 क्या है और 51 क्या है यूएन चार्टर में? आईआर के स्टूडेंट हैं, सुना है इसके बारे में? हाँ सर, मैंने सुना है, लेकिन सर मैं अभी इसको सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सही से रिकॉल नहीं कर पा रहे। एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। या सोना क्या है, हीरा क्या है और मोती क्या है? सोना सर जैसे गेहूं का रंग सोने जैसा होता है, तो ऐसा हो सकता है। वेरी गुड। हीरा सर जैसे चावल एकदम से सर सफ़ेद होता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं। और सर मोती में देखें तो सर जो सरसों के दाने होते हैं तो ऐसा पीले कलर के होते हैं। हरित क्रांति में कौन कौन सी फसलों पर फोकस किया गया था? सर हरित क्रांति में सर जो धान की फसल है और गेहूं के फसल, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। प्रिंस, एक बात बताइए, अमृत काल से आप क्या समझते हैं? अमृतकाल सर एक 2018 से लेकर 2055 तक भारत के लिए एक ऐसी विंडो है जिसमें जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे पॉपुलेशन का मैक्सिमम होता जाएगा। तो इसमें हमारा वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा यंग है, तो हम उसका यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कर सकते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों का जिक्र किया है जो अमृतकाल में हमारा आधार बनेगी, जिसमें यूथ है। अन्य 3 कौन कौन सी हैं? इसमें सर दूसरा एक वुमेन का उन्होंने कहा है, और फार्मर कहा है तीसरा, और सर एक सर और मैं अभी माफ़ी चाहूँगा। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। प्रिंस, ये बताओ कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स जो थियरी है किस किसने दी है और क्या भारतीय राजनीति पर यह पूरी तरह से अप्लाई होती है? सर जो सर्कुलेशन ऑफ थ्योरी है, सर मैं एग्जैक्ट नाम नहीं फिर से रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन सर इसमें ये कहा गया है कि मैं कुछ नाम बोलूँ? जी सर। सी राइट मिल्स। जी सर, CW विल्फ्रेडो पेरेटो। जी सर, पेरेटो। अब ये बताइए। सर इसमें ये कहा गया है कि जो पावर है वो फॉक्स और लायन के बीच में सर्कुलेट होती रहती है। जो लोग हैं उनका सिर्फ काम है कि एलिट्स को चुन देना, उसके बाद जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो एलिट के द्वारा ही लिए जाते हैं, लोगों का इससे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। और इलेक्शन का मतलब सिर्फ एलिट्स को चेंज कर देना। जी सर। चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये है कि प्रिंस आपका जो नाम है वो लोकतंत्र में बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रिंस तो प्रजातंत्र का शब्द है। राजा हुआ तो राजकुमार होगा, जब राजा ही नहीं तो राजकुमार क्या करेगा? आपको नहीं लगता कि जैसे देश का नाम बदलने की बात चल रही है, शहरों के नाम बदल रहे हैं, आपका नाम भी बदल देते हैं? क्या राय है इस मामले में आपकी? सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जो मेरा नाम है वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा का या मेरे घर वालों का मेरे प्रति आशीर्वाद है, और ये दिखाता है कि मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे लीडरशिप, इन सब चीज़ों को मुझे हम शो करना चाहिए। और सर इसमें जो नाम रखना भी ये सर मेरा अपना खुद फंडामेंटल राइट है, तो सर मैं उसको भी सर बनाए रखना चाहूँगा, और मुझे सर अच्छा लगता है कोई कहता है ऐसा तो। और इसमें सर मेरी कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि मैं प्रिंस हूँ, मैं लोकतंत्र में हूँ, तो ये नाम भी मेरा आम लोगों जैसा ही नाम है। ठीक है, अच्छी बात है प्रिंस, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आइए आइए आइए, आप प्रिंस हो के पूछ रहे हैं आने के लिए, बैठिए। तो प्रिंस, कैसा हुआ इंटरव्यू आपका? सर बाद में जब बीच में फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगे तो मैं प्रेशर में आ गया, तो उस वक्त तो हैंडल नहीं कर पा रहा था। फिर बीच में कहीं मैंने अच्छे भी जवाब देना शुरू किया, तो सर मेरे हिसाब से मिक्स रहा, बहुत अच्छा। फाइनली मैच जीते हारे बताओ? मैं जीतने के साइड पे हूँ सर, मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं जीता। अच्छा, कितने नंबर आएंगे कि आप IAS बन जाएंगे? सर अगर 175 आ जाएं तो हो सकता है। बधाई हो, अग्रिम बधाई हो आपको IAS बनने की। दूर से हाथ मिला लीजिए ऐसे करके। आप क्या आ रहे हैं? आज के इंटरव्यू में आप 195 प्लस पे हैं, एटलीस्ट 195 पे हैं। और ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जी सर, एकदम एक्यूरेट बता रहा हूँ। क्योंकि सर मैं बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे नहीं पाया इसके बाद वरना 215 नहीं होते, इसीलिए 195 है, क्योंकि आप बहुत शानदार व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं है। आपकी एंट्री बढ़िया है, सिटिंग का स्टाइल बढ़िया है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, बस टाई थोड़ी बदल लेना, थोड़ी मैरून ब्लू कॉम्बिनेशन ले लेना, है ना? नीले पे नीला सूट नहीं करता है। इंट्रोडक्शन से ही आपने ये दिखा दिया था कि आप अलग व्यक्ति हैं। मैंने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा कि सबकी हॉबीज़ सेम है, क्या निष्कर्ष निकल सकता, तो आपने घुमा फिरा के एडजस्ट कर लिया।
लेकिन उसमें थोड़ा सा आप कह सकते थे कि सर इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि कई बच्चे साथ में तैयारी करते हैं, तो हो सकता है एक दूसरे को देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हों। एक पक्ष ये भी हो सकता है कि यूपीएससी की तैयारी में हॉबी के लिए बहुत समय मिलता नहीं है, तो जब हॉबी भरनी होती है तो कई बार हम समझ ही नहीं पाते कहाँ से हॉबी भरें। तो जब सब डिस्कस करते हैं तो कई बार सबको लगता है कि हाँ मेरी भी यही हॉबी है, मेरी भी यही हॉबी है। हो सकता है ऐसे फैक्टर्स हो, लेकिन हाँ कृषि प्रधान देश है तो ये इसलिए भी हो सकता है। पर उस क्वेश्चन के आंसर ने ये दिखा दिया कि आप बहुत ही सोचने वाले व्यक्ति हैं और किसी भी मुश्किल सवाल में तुरंत सोच के बाहर निकल सकते हैं। यही चाहिए इस बनने के लिए, और क्या चाहिए, है ना। बाबू जगजीवन राम पढ़ लीजिए, बाबू राजेंद्र प्रसाद को ठीक से पढ़ लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के सारे चुनाव लाइन से पढ़ लीजिए। पहले राष्ट्रपति 2 बार रहे थे, 1952 से 57, 57 से 62, है ना, तो वो एक बार देख लीजिएगा। थिंकर्स पे आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। रिपब्लिक बस प्लेटो की किताब है, अरस्तु की नहीं है, उसका ध्यान रखिएगा, ये बुक्स के नाम पूछे थे। एक्सप्रेशन आपका, आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच्योर। अंडरस्टैंडिंग मैच्योर कैसे होती है? जब आप ब्लैक एंड वाइट के बीच में ग्रे देखने लगते हैं। आपने कई प्रश्नों के जवाब में ग्रे शेड को लिया, और जैसे कोई बच्चा ग्रे जवाब देने लगे समझ लीजिए कि बहुत मैच्योर व्यक्ति है। आपने बहुत सारे जवाब ग्रे दिए हैं। आप समझ पाए मेरी बात को मैं क्या कहना चाहूँ, है ना। बड़ा अच्छा किया है। सॉरी भी अच्छा बोलते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स भी ठीक था, नाम नहीं पता था लेकिन अपनी व्याख्या ठीक की। प्रिंस नाम को लेकर भी, पर ये सब बोलना कि मेरा फंडामेंटल राइट है, तो उससे लगता है कि आप झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा नहीं करना है कि सर मेरे माता पिता ने बहुत प्रेम से नाम रखा है तो मैं इसी के साथ रहना चाहूँगा, और मैं भी हैबिचुअल हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, मेरे दोस्त इसी नाम से जानते हैं तो मैं इस नाम में खुश हूँ। हालांकि मेरा वैल्यू सिस्टम लोकतांत्रिक है, ये मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा। ये कि मेरा फंडामेंटल राइट है तो बहुते कौन, ऐसे ये सब भाव नहीं आना चाहिए बीच में, है ना। वो भी लास्ट आंसर में सब ठीक चल रहा है, लास्ट में बिगाड़ देंगे आप। यूएन चार्टर वाला देख लीजिए, करंट डिबेट चल रही है उस पर ठीक ठाक। और शिमला एग्रीमेंट इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जन्मदिन 2 जुलाई को है और 2 जुलाई को ही वो साइन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। बांग्लादेश को वैधानिक अस्तित्व उसी से मिला था, क्योंकि पाकिस्तान ने डी ज्योर मान लिया था कि बांग्लादेश एग्जिस्ट करता है, उसी के तहत माना था। तो वो एक बार देख लीजिएगा। देखिए आपने कम से कम 10 जगह सॉरी बोला, जो स्वाभाविक बात है। कोई कितना भी पढ़ के चला जाए, जब 5 लोग सामने बैठते हैं ना, तो 5-7 सवाल ऐसे आते ही हैं कि आपको नहीं पता होंगे, तो चिंता की बात नहीं। माफ़ी आपने अच्छी मांगी, लेकिन चिंतन वाले प्रश्नों में आपने इतना गहरा और इतना मार्मिक तरीके से उत्तर दिया कि बोर्ड आपसे अति प्रसन्न है। और 195 तो एकदम प्लेट में रख के आपको मिलने वाले हैं। लड़ाई उसके बाद की है सर, तो झगड़ा केवल होम कार्ड रखा है आपका। IAS तो मुझे लग रहा है कि रखा हुआ है, बस इंटरव्यू ऐसा ही दे के आना। बिल्कुल सर, है ना। जी सर। कुछ और सवाल है आपका? बाकी सर ये कुछ सवाल मतलब रिजर्वेशन वाले इश्यूज़ पे, जो जैसे 50% से ऊपर लिमिट चली गई है बहुत सारे जगह, तो हाँ सर उसमें मतलब क्या होना चाहिए सर? मेरा संविधान का संशोधन होकर 60 हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी जो 10% बढ़ा है वो उन वर्गों के लिए बढ़ा है जिनको पहले नहीं मिल रहा था। तो 50 से 60 होने में नंबर तो बढ़ गया है, लेकिन वो 10 उनको मिला जो 50 में नहीं आ रहे थे। जी सर। जनरल वाले जो थे, इसलिए 50 से 60 पर आप देखेंगे शोर नहीं बचा। तो 50 से 60 होने में दरअसल वो दर्द कम हुआ है सवर्ण समाज का, जो पहले ज़्यादा उनको फील हो रहा था। तो आप कह सकते हैं कि भाई सरकार ने दिया, संविधान संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, तो आप और मैं कौन होते मना करने वाले उसके बाद? ठीक है 60%। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी में भी यही कहा था कि 50% से ऊपर जनरली अलाउड नहीं होगा, बट इफ़ द स्टेट कैन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रूव दैट देयर वाज अ स्पेसिफिक रीजन टू गिव मोर रिजर्वेशन, that will be allowed. So the state has the authority to give more reservation provided they have data to justify their decision. तो यही आप कह दीजिए वहाँ पर। जी सर। ठीक है, शुभकामनाएं। मिठाई खिला देना बाद में। थैंक यू सर, थैंक यू।